हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। उन बच्चों के लिए बहुत ही एक अच्छी खबर निकल के आ रही है जो कि वेट कर रहे थे। 10th क्लास पास कर चुके थे, कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था। तो सभी बच्चे जो 11th क्लास करना चाहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में, तो उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर सर्कुलर निकाला है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच ने 5 अगस्त 2020 को, जिसमें आपका 1 बाय 1 यहाँ पर बताया गया है क्या क्या आपको यहाँ पर फॉलो करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस एडमिशन के लिए। जो मेनली इंस्ट्रक्शन है साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ तीनों टाइप की जो स्ट्रीम है फॉर द एडमिशन प्रोसेस 2020-21। तो यहाँ पर मेन जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, सारी इंस्ट्रक्शन मैं 1 बाय 1 आपको क्लियर करूँगा। तो स्टूडेंट्स आप 1 बाय 1 समझते जाइए कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। तो पहला इंस्ट्रक्शन है जो हेड ऑफ द स्कूल है वो इंश्योर करेंगे चॉइस ऑफ द स्ट्रीम इज टेकन इन द ऑप्शन फॉर्म एनेक्सर 1। एक एनेक्सर 1 दिया हुआ है इसी पीडीएफ के अंदर, अभी मैं दिखाऊंगा उसको और कैसे कैसे फिल करना है सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें ये बताया गया है जो हेड ऑफ द स्कूल है, जिस भी स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हो उसमें आपको इंश्योर करना है कौन सी स्ट्रीम आपको चूज करनी है, और वो हेड ऑफ द स्कूल आपसे टेलीफोनिकली या किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया जो कि आपको पता है कि इस टाइम पे कोविड चला हुआ है, तो कम्युनिकेशन मीडिया या टेलीफोन के थ्रू फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास इन द क्लास 10। जो भी बच्चे 1920 में क्लास 10 पास किया है उनसे सबसे जो भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं एडमिशन, उनसे वो स्ट्रीम पूछेंगे। क्लियर? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा फॉर डिफरेंट स्ट्रीम, वो सब कुछ आपका इसी फॉर्म में दिया हुआ है। मैं 1 बाय 1 आपको क्लियर करूंगा। एक ऑप्शन फॉर्म दिया हुआ है जो कि एनेक्सर 1 हम बोल रहे हैं। उसमें क्या है कि आपको कौन सी चॉइस ऑफ स्ट्रीम लेनी है वो आपको सेंड करनी है टू ऑल कंसर्न स्टूडेंट्स थ्रू द व्हाट्सएप एंड ईमेल। तो ये क्या कह रहा है कि ऑप्शन फॉर्म जो होगा हेड ऑफ द स्कूल, वो जो भी चॉइस स्टूडेंट्स लेगा वो कंसर्न स्टूडेंट को भेज देंगे थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल। दूसरा पॉइंट है कि जो हेड ऑफ द स्कूल है वो फैसिलिटेट करेगा स्टूडेंट्स को इन द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम, कि उनको कौन सा मतलब उनको बताएंगे कि आपको ये स्ट्रीम लेनी है या ये लेनी है, कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो उसके लिए हेड ऑफ द स्कूल जो है वो एक ऑनलाइन सेशन अरेंज करेंगे फॉर द सेम, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ईवीजीसी और एनी अदर टीचर डेप्यूटेड बाय द एचओएस। उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी इशू होगा फॉर द स्टूडेंट्स टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स मे बी सर्कुलेटेड अमंग ऑल स्टूडेंट जो कि पास कर चुके हैं 10th सेशन 2019-20 फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन और काउंसलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स या पेरेंट्स। जो भी आपके डाउट्स है स्टूडेंट्स, उन सब के लिए काउंसलिंग या आपके पेरेंट्स के जो भी डाउट है उनको क्लियर करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होगा। तीसरा पॉइंट है it is the responsibility of the head of the school that all the students submit their option form for choice of stream without any pressure from the parents or school। ये एक कर्तव्य है हेड ऑफ द स्कूल का कि स्टूडेंट्स जो है वो ऑप्शन फॉर्म अपनी चॉइस से फिल करें विदाउट एनी प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स और किसी भी स्कूल के द्वारा। कोई प्रेशर नहीं होगा, जो स्टूडेंट है उसको पूरी पावर है, अपना कोई भी चॉइस ले सकता है। नेक्स्ट है इन व्यू ऑफ ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19, जैसे कि आप देख रहे हो कोविड-19 चला हुआ है, तो इसमें स्टूडेंट्स को डिसाइड करने के लिए एक सबमिट करना पड़ेगा देयर ऑप्शन फॉर्म टू द करंट स्कूल थ्रू एनी ऑफ द मेथड। किसी भी मेथड से वो फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, पहला है स्टूडेंट्स पेरेंट्स नॉट हैविंग फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म में सबमिट ड्यूली साइंड ऑप्शन फॉर्म इन द स्कूल। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि स्टूडेंट या पेरेंट्स
जिसके पास ऑनलाइन सबमिशन फैसिलिटी नहीं है तो वो ड्यूली साइन स्कूल में आके ऑप्शन फॉर्म को मतलब अपने साइन करके ऑप्शन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं स्कूल के अंदर। और उन स्टूडेंट्स के लिए अलग से डिफरेंट स्लॉट्स बुलाए जाएंगे, मतलब डिफरेंट स्लॉट्स के लिए आपको अलग से यू कैन से प्रोवाइड किया जाएगा फैसिलिटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हैविंग प्रिंटिंग एंड ऑनलाइन सबमिशन फैसिलिटी में सबमिट स्कैन कॉपी ऑफ द ड्यूली साइंड ऑप्शन फॉर्म थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल टू द कंसर्न हेड ऑफ द स्कूल। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन सबमिशन फैसिलिटी को चूज़ करेंगे। वो क्या करेंगे, जो भी उसने ऑनलाइन सबमिशन यूज़ किया है वहाँ पर अपनी डिटेल भरेंगे। डिटेल भरने के बाद उसको प्रिंट निकालेंगे, देन उसमें जहाँ पर भी सिग्नेचर करने होंगे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को, वो सब कुछ करने के बाद उसको स्कैन करेंगे और व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू हेड ऑफ द स्कूल को भेज देंगे। ठीक है, और जो हेड ऑफ द स्कूल है HOS, वो उन प्रिंट आउट को, उन फॉर्म्स को अपने रिकॉर्ड के लिए और उसके लिए रखेंगे अपने पास। थर्ड पॉइंट है हेड ऑफ द स्कूल will submit the name of the eligible student who have opted for science, commerce, humanity stream through online module। ये HOS का काम है कि वो सबमिट करेंगे जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनका जो भी उन्होंने ऑप्ट किया है, लाइक किसी स्टूडेंट ने साइंस किया होगा, किसी ने कॉमर्स किया होगा और किसी ने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम चूज़ की होगी, वो ऑनलाइन मॉड्यूल के थ्रू वो सबमिट कर देंगे। क्लियर? तो इस टाइप से जो मेन पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स आपके लिए है वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पर, अगर मान के चलिए यहाँ पर ये SLC होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट्स में बी जनरेटेड एट द फेडरल स्कूल व्हेन द पेरेंट स्कूल प्रोविजनली एडमिट द स्टूडेंट ऑनलाइन। ये पूरी जो लाइन है इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले जहाँ से भी आपने 10th किया है, 10th करने के बाद 11th जिस स्कूल से आप करना चाह रहे हो, तो 11th में आपने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद आप SLC होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो एडमिशन लेने के बाद जो हेड ऑफ द स्कूल है, हेड ऑफ द पेरेंट स्कूल का मतलब है जो नया स्कूल आपको मिल रहा है, और फेडरल स्कूल का मतलब है पुराना स्कूल। तो जो नया स्कूल है आपका वो सबसे पहले एडमिट होगा, उसके बाद फेडरल स्कूल जो पुराने वाला स्कूल था वो SLC फॉरवर्ड करेगा, एंड जितनी भी सर्टिफाइड कॉपी है मार्कशीट की वो सभी की सभी पेरेंट स्कूल, जो भी स्टूडेंट पेरेंट स्कूल में गया है उसको वो फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो ये काम है सारा का सारा। उसके बाद जैसे ही SLC रिसिप्ट फ्रॉम द फेडरल स्कूल, हेड ऑफ द पेरेंट स्कूल विल कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो SLC मिलने के बाद जो पेरेंट स्कूल होगा वो कंप्लीट करेगा एडमिशन प्रोसेस को ऑनलाइन और उसके साथ साथ ऑफलाइन। ठीक है, देन हेड ऑफ द फेडरल स्कूल जो है विल इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स वेयर दे हैव बीन एडमिटेड। क्लियर? लास्ट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अदर एडमिशन फॉर्मेलिटी जो भी है दैट मे बी कंप्लीटेड आफ्टर रीओपनिंग ऑफ द स्कूल। जैसे कि आप जान पा रहे हो अभी स्कूल्स फिजिकली ओपन नहीं हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो जैसे ही रीओपन होंगे स्कूल्स तो जो भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ आपकी पेंडिंग रह गई एडमिशन की वो कंप्लीट उस टाइम पे हो जाएगी। सो ये थी हमारी इंस्ट्रक्शंस जो कि सर्कुलर में आई हुई थी। मेन है आपको ये ध्यान रखना है, जो ऑप्शन फॉर्म ऊपर बोल रहा था मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये एनेक्सर 1 के अंदर, एनेक्सर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन फॉर्म। तो ऑप्शन फॉर्म के ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपका एनेक्सर 1। तो ये हमें कंप्लीट करना है, ये स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना है जिसने भी एडमिशन लेना है 11 क्लास के अंदर 2020-21। एनेक्सर 1 के अंदर आपको डेट डालनी है, जिस भी डेट में आप फॉर्म भर रहे हो अपना नाम डालना है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट जो 10th में आपका नाम था वो एज इट इज़ यहाँ पर डालना है। स्टूडेंट ID आपको मिली होगी वो आपको फिल करनी है। क्लास 10th में CBSE या अदर बोर्ड का जो भी रोल नंबर था वो आपको यहाँ फिल करना है। और मेन चॉइस ऑफ स्ट्रीम, देखिए यहाँ पर अलग अलग चॉइस दे रखी है A से लेके H तक। इस सब की एलिजिबिलिटी अगले पेज में बता रखी है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। साइंस विद मैथ या साइंस विदाउट मैथ दोनों के लिए ऑप्शन दे रखा है। आप दोनों मतलब 8 में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। इसी तरह से कॉमर्स विद मैथ या कॉमर्स विदाउट मैथ।
इसी तरह से ह्यूमैनिटी विद इकोनॉमिक्स या ह्यूमैनिटीज विदाउट इकोनॉमिक्स। ह्यूमैनिटीज का मतलब है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, तीन ही फील्ड होती है हमारी जनरली, ठीक है। और एक होता है ह्यूमैनिटीज विद स्किल सब्जेक्ट और ह्यूमैनिटीज विदाउट स्किल सब्जेक्ट। स्किल सब्जेक्ट हर एक स्कूल का अपना अपना स्किल सब्जेक्ट होता है, तो वो स्किल सब्जेक्ट आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी के अंदर। जो भी स्किल आपको लगता है कि आपको ह्यूमैनिटीज विद स्किल सब्जेक्ट लेना है तो इस पे टिक कर दीजिए, नहीं तो इस पे टिक कर दीजिए। क्लियर। अब है मार्क्स इन द सब्जेक्ट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगले ही पेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 रो दी हुई है। सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स भरने हैं जो 10th में आपके मार्क्स आए हुए हैं। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। क्लियर। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पर आपको पेरेंट्स के सिग्नेचर कराने हैं। क्लियर। तो इस टाइप से आपको सभी चीज़, यहाँ सिग्नेचर आपको अपना करना है, यहाँ पर पेरेंट्स के करने हैं। ये जो काम है ये सारा का सारा काम आपका स्कूल वालों का काम है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो ऑफलाइन ये सबमिट करेंगे तो वो तुरंत स्कूल वाले जो है इसको कट करके आपको दे देंगे। क्लियर। उसके बाद है जो मैं ऊपर बोल रहा था एडमिशन क्राइटेरिया, जो ये क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया कैसे होगा सब्जेक्ट वाइज, आपको क्या चूज करना है 11th क्लास में, ठीक है। तो वो सारा क्राइटेरिया यहाँ पर बताया हुआ है। एडमिशन क्राइटेरिया जो हमारा है फॉर 11th क्लास इन गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 11th क्लास में आपका क्राइटेरिया स्ट्रीम देखिए यहाँ पर साइंस विद मैथ। अगर आपको ये सिलेक्ट करना है तो उसमें आपके 10th क्लास में 55% होना चाहिए एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है कि सारे सब्जेक्ट का मिला के उसका एवरेज निकालना, वो 55% होना चाहिए और विद पास होना चाहिए। और अलग अलग अगर देखें मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उसमें 50% होना चाहिए। स्टैंडर्ड मैथ या मैथ, तो दो टाइप के मैथ होते हैं हमारे, दो में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होगा, स्टैंडर्ड मैथ होगा या मैथ होगा, वो भी आपका 50% होना चाहिए। साइंस जो आपने ली हुई है उसमें वो भी आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका साइंस विद मैथ के लिए। इसी तरह से साइंस विदाउट मैथ है, उसमें भी एग्रीगेट आपका 55 होना चाहिए, इंग्लिश के अंदर 50% होना चाहिए। ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बता रहा है। स्टैंडर्ड मैथ या मैथ के अंदर 40% होना चाहिए, और बेसिक मैथ होता है उसमें अगर आपने बेसिक मैथ लिया हुआ था 10th में तो 45% होना चाहिए। साइंस के अंदर 50% होना चाहिए, मगर पूरे का एग्रीगेट जो है वो कितना होना चाहिए 55। क्लियर। कॉमर्स विद मैथ, अगला है कॉमर्स विद मैथ, एग्रीगेट होना चाहिए आपके पास, आपके जो मार्क्स है 10th में 50% होने चाहिए। इंग्लिश अगर है तो उसमें 45 होना चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ या मैथ है तो 50% होना चाहिए, सोशल साइंस है तो 45% होना चाहिए, तभी आपको कॉमर्स विद मैथ मिलेगी। कॉमर्स विदाउट मैथ अगर आपको चाहिए तो एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए, इंग्लिश में 45 होना चाहिए, या हिंदी आपने ले रखी है तो 45 होना चाहिए, सोशल साइंस 45% होना चाहिए। तो इसमें दो सब्जेक्ट आपके मेन है, इंग्लिश होगा या हिंदी होगा, दूसरा है सोशल साइंस 45%। नेक्स्ट है आपका ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज के अंदर जो मेन है आपका, जो भी स्टूडेंट 10th में पास है, जो कि आपका किसी भी बोर्ड ने करा है या सीबीएसई बोर्ड ने करा है, सिर्फ पास है तो आपको ह्यूमैनिटीज मिल जाएगी। अगर ह्यूमैनिटीज विद इकोनॉमिक्स चाहिए आपको तो उसके अंदर आपका एग्रीगेट जो है वो 45% होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर ह्यूमैनिटीज विद मैथमेटिक्स आपको लेना है तो आपके पास मिनिमम 50% होना चाहिए स्टैंडर्ड मैथ या मैथ के अंदर, ठीक है, तभी आपको ह्यूमैनिटीज विद मैथमेटिक्स मिलेगी। यहाँ पर बताया हुआ है एडमिशन अगर ह्यूमैनिटीज दैट इज नॉट डिनाइड टू ऑन स्टूडेंट हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास इन क्लास 10th एग्जामिनेशन। सिंपल ये पहली वाली लाइन बताई हुई है कि अगर आपको ह्यूमैनिटीज लेना है तो उसमें स्टूडेंट्स को कोई भी मना नहीं होगी अगर वो सिंपल 10th क्लास में पास है, डिक्लेयर हो चुका है पास। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ है रिजर्वेशन के लिए, तो यहाँ पर जो बेसिकली बताया हुआ है कौन से कैटेगरीज को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, वो मिलेगा आपको अगर कोई स्टूडेंट SC ST माइनॉरिटीज या ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में अगर आता है, या कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट है, या फिर वो स्टूडेंट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पाए हुए हैं नेशनल गेम्स में,
तो उन सभी बच्चों को रिलैक्सेशन होगी 5% मार्क्स इन एनी वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। जो ऊपर 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि आप इंग्लिश, स्टैंडर्ड मैथ या साइंस, इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में 5% के मार्क्स की रिलैक्सेशन मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में 50% ना हो गया, आपके 45 है और बाकी दोनों क्राइटेरिया फुलफिल है, तो आपको साइंस विद मैथ मिल सकता है। साइंस विदाउट मैथ चाहिए तो इंग्लिश में 50 है मान के चलिए, स्टैंडर्ड मैथ में 35% है और साइंस में 50% है, तो 5% की रिलैक्सेशन आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये छोटा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट होते हैं, उनको भी 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन है, मगर सभी सब्जेक्ट में मेंशन फॉर द एडमिशन पर्टिकुलर स्ट्रीम इज टू बी गिवन। तो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट को 5% मार्क्स की सभी सब्जेक्ट जो मेंशन किए गए थे ऊपर, सभी में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर जो नॉन प्लान एडमिशन है, उसके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है। वो क्राइटेरिया क्या है डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहला तो दिल्ली का रेजिडेंस होना चाहिए उसके पास, और विद वन ऑफ द फॉलोइंग वैलिड प्रूफ विद बी एलिजिबल। तो नीचे जो ये काफ़ी सारे A to H जो मेंशन किए हुए हैं प्रूफ, उनमें से कोई ना कोई एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए दिल्ली के रेजिडेंस के साथ साथ। किन बच्चों के लिए? जो बच्चा नॉन प्लान एडमिशन लेना चाहता है। क्लियर? तो यहाँ पर 1 by 1 मैं आपको क्लियर करूंगा। पहला है कि राशन कार्ड इशूड इन द नेम ऑफ एनी पेरेंट्स हैविंग नेम ऑफ द चाइल्ड। तो राशन कार्ड इशू जो होता है पेरेंट्स के नाम के थ्रू, उसमें आपका नाम होना चाहिए। पहला प्रूफ ये हो सकता है, या BPL कार्ड भी हो सकता है या राशन कार्ड भी हो सकता है। दूसरा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम बेसिकली प्रमाण पत्र बोल देते हैं हिंदी में, वो जो है चाइल्ड का हो या एनी ऑफ द पेरेंट्स, यू कैन से मदर या फादर का हो। तीसरा है वोटर ID कार्ड ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स। वोटर ID कार्ड होना चाहिए किसी भी पेरेंट का, मदर या फादर का। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, MTNL बिल, ये भी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, मदर का या फादर का। पांचवा पॉइंट है बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक भी हो सकती है, नेम ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के नाम से भी हो सकती है या मदर या पेरेंट्स के नाम भी हो सकती है। आधार कार्ड बच्चे का भी हो सकता है या पेरेंट या यू कैन से मदर या फादर का भी हो सकता है। पासपोर्ट इन द नेम ऑफ द चाइल्ड, पासपोर्ट भी जो है बच्चे का भी हो सकता है, मदर या फादर का भी हो सकता है। और ड्राइविंग लाइसेंस जो गाड़ी के लिए या बाइक के लिए यूज़ करते हैं, पेरेंट्स का, मदर या फादर में से किसी का भी ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था कुछ डिटेल्स जो नॉन प्लान एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने हैं। अब है कुछ एज क्राइटेरिया, जो नॉन प्लान एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में चाहते हैं उसका एज क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आपको 11th क्लास में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एज क्राइटेरिया है आपका, जो बच्चे की एज है वो 15 प्लस हो, मगर 17 से कम होनी चाहिए, मतलब 15 प्लस एंड लेस देन 17। उसके लिए एक छोटा सा रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिलैक्सेशन however class 11th in addition to the above table relaxation shall be granted in maximum and minimum age for 1 year as on 31st March of the year to those students seeking admission in class 11th in the government school under Director of Education who have passed 10th class from CBSE or equivalent board and there is no gap year। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं ये क्या कहना चाह रहा है। 11th क्लास का जो एडमिशन लेना चाहते हो, ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ पर जो एज है वो 15 साल से ऊपर होनी चाहिए और 17 साल से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूं ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है 11th क्लास में जो ऊपर टेबल में लिखा हुआ था उसके अंदर यहाँ पर आपको 15 और 17 से बीच में होना चाहिए। तो 15 से नीचे मतलब 14 साल का बच्चा भी एडमिशन ले सकता है और 17 से ऊपर 1 साल ऊपर 18 साल का भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। मगर उसमें कंडीशन इसने क्या दी? कंडीशन ये दी कि पहला तो गैप ईयर नहीं होना चाहिए, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए स्टडी के अंदर। दूसरा इसने कहा कि CBSE बोर्ड जो आपका 10th है वो या तो CBSE बोर्ड से हो या किसी भी एनी
बोर्ड से हो सकता है इक्विवेलेंट बोर्ड, ठीक है, इक्विवेलेंट बोर्ड, क्लियर। तो ये मेन पॉइंट है। अब इसने एग्जांपल दिया है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो मिनिमम एज में कब बेनिफिट मिलेगा आपको, लाइक मिनिमम एज में यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा आपको लाइक 14 साल का अगर आपका है, 31 मार्च तक आप 14 साल के हो और आपने 10th क्लास पास कर रखी है सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड से, तो आपको एडमिशन ग्रांट हो जाएगा 11th क्लास में आफ्टर अलोइंग 1 ईयर एज रिलैक्सेशन इन द मिनिमम एज क्राइटेरिया। यही मैंने आपको बताया, 15 से पहले आप कम हो 1 साल, 14 साल के हो, मगर 14 साल में एडमिशन आपको मिल जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट में नॉन प्लान एडमिशन हो जाएगा, मगर उसके लिए आपका जो बोर्ड है 10th का वो सीबीएसई बोर्ड या इक्विवेलेंट बोर्ड होना चाहिए। इसी तरह से आप 18 साल के हो मगर 18 साल आपकी एज है, 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है 1 अप्रैल तक, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा 10th क्लास या 10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड या किसी और बोर्ड से आपका पास होना चाहिए। तो 1 ईयर रिलैक्सेशन आपकी मैक्सिमम एज में हो गई और 1 ईयर रिलैक्सेशन आपकी मिनिमम एज में हो गई, ठीक है जी। नेक्स्ट है एज क्राइटेरिया नॉट एप्लीकेबल टू प्लान एडमिशन एंड एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। तो ये ध्यान रखना, जो मेन पॉइंट है, जो ये एज रिलैक्सेशन है सिर्फ उन्हीं के लिए है जो नॉन प्लान एडमिशन प्लान कर रहे हैं, ठीक है, नॉन प्लान के लिए है, प्लान एडमिशन के लिए नहीं है इस तरह का एज क्राइटेरिया, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा जो मैंने डिटेल में आपको समझाया कि इस टाइप से आप जितने भी पॉइंट्स थे सारे के सारे मैंने पॉइंट जो स्टूडेंट्स के लिए थे वो सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को सुन ले, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी पॉइंट छोटा सा भी अगर आपका रह गया तो। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।